हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड फ्रॉम द वेरी एंड, जो आपके बुक में मेंशन है। एंड यहाँ पे जो हमने बुक ली है, जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक है सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी, उसमें से हम आपका पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड मैं बता दूँ, ये नॉट जस्ट अ वन वीडियो, हम और भी साइंस की आपकी ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप अपने टर्म टू में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड प्लीज डोंट रिग्रेट, अगर आपके टर्म वन एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने टर्म टू पे एग्जाम पे फोकस करिएगा। एंड डोंट बी प्रोक्रास्टिनेट योर वर्क कि क्या पता टर्म टू भी हो या ना हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका काम है सिर्फ पढ़ने का। तो आप फिलहाल अपने टर्म टू के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अब ज़्यादा आप डिले मत करिएगा। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी से आपके जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपके टर्म टू में आने वाले हैं, जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में रिलीज किए थे, उनको हम सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। एंड आपको एक अच्छे से उसकी एक नॉलेज हो जाएगी चैप्टर की, पूरे चैप्टर की, कि आप इस चैप्टर में आपको क्या रहने वाला है एंड चैप्टर कैसे रहेगा। इसी बेसिस पे आपके टर्म टू में जो कि है आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, तो उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर पाएंगे। एंड मैं बता दूं, जो बच्चे पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप अपने साथ पेन पेपर और एक नोटबुक लेके बैठिए। जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स या स्लाइड्स आएंगी लिखी हुई, जितने भी आपको टॉपिक्स आएंगे, उनके नीचे आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा आप उनको ज़रूर लिखिएगा सुनते हुए, ताकि जब आपको एंड में जब आप रिवाइज करें या फिर बीच में भी आप रिवाइज करें तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। क्योंकि लिखने से आपको क्या रहता है, ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आप अपने साथ पेंसिल पेपर अब लेके आ गए होंगे। एंड जो बच्चे दोबारा ये चैप्टर देख रहे हैं वो भी देखिए, क्योंकि आपके लिए कैसे रिवीजन काइंड ऑफ वर्क करेगा। अगर आपका कुछ छूट गया है, कोई पॉइंट मिस आउट हो गया, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको वो मिल जाए, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, या फिर कोई नई टेक्निक ही मिल जाए इस वीडियो में किसी चीज को सॉल्व करने की। तो प्लीज आप इसको स्किप मत करिएगा एंड इन द वेरी एंड तक आप इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे आ रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आ रहे। ये बता दूं, ये जो टॉपिक लिए हैं मैंने, ये तो एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। ये जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से उठा के यहाँ पे मैंने लिखे हैं और बिल्कुल आपके सीबीएसई से मैच किए गए हैं। तो पहले इसको बता देती हूँ मैं। 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड, ये जो है आपका, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक दिखेगा 4.1, ये आपका आ रहा है। देन द वेरी नेक्स्ट इज 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी आपका आ रहा है। उसके बाद हमारा है 4.2.4 होमोलोगस सीरीज, ये जो टॉपिक है आपका, ये वेरी सब टॉपिक है जो कि आपके 4.2 के नीचे आपको मिलेगा। ये टॉपिक भी आपका आ रहा है, होमोलोगस सीरीज। देन उसके बाद आपका 4.2.5 जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं आ रहा है। देखिए 4.2.4 के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं आपके पेपर में। सो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टॉपिक्स आपके नहीं आ रहे, तो आप इनको कट कर दीजिएगा। एंड जब आप पढ़ें तो आप सिर्फ जो ग्रीन टिक है अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा। एंड आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं और यही टॉपिक हम इस वीडियो में आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम उसको इंट्रो ज़रूर देखते हैं कि आखिर हम उसके बारे में क्यों पढ़ने जा रहे हैं और ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सम इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एलिमेंट्स। नंबर 1, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी। सभी को पता है कार्बन एक एलिमेंट है और वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है सी के द्वारा। उसके बाद इट्स एटॉमिक नंबर इज 6.2,4। देखिए जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसके बाद उन्होंने इसकी ऑर्बिटल की वैल्यू दी हुई है कि 2,4 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम बात करते हैं, इट्स मास नंबर इज 12, 6 प्रोटॉन एंड द 6 न्यूट्रॉन।
ठीक, इसका जो मास नंबर है वो 12 है, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। इट्स अ नॉन मेटल बिकॉज इट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है बिकॉज वो जो अपने इलेक्ट्रॉन है दूसरों के साथ शेयर करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस वाले के बारे में कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है एंड ये 2,4 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आया। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बनिक एलिमेंट है, सिंबल इसका C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड इसका नेम है हमारा कार्बन। ये एटॉमिक वेट दिया हुआ है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप अपनी फर्दर क्लास आपको 11th में पता चलेगा ये कैसे डिवाइड होता है। फिलहाल आप ये देखिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हम कार्बन को या फिर किसी भी एटम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्बिट्स बना के, फिर उसका ये बीच में जो है ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले एक हमारे पास सेल है, वो एक हमारे पास ऑर्बिट है, देन हमारे पास दूसरी अनदर ऑर्बिट है। ये लिखा हुआ भी है कि ये ऑर्बिट्स है, ये रेड वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बीच में जो हमारा पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे ये कैसे डिवाइड हुए। देखिए 2,4 जो 6 है वो हमने डिवाइड किया 2,4 में। तो आप देख सकते हैं जो पहला ऑर्बिट है उसको हम K बोलते हैं, तो K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये रहा एक ये रहा। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट वाले सेल में K के बाद आता है हमारा L, तो L में हमारे 4 हैं, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा। तो कुल मिला के हमारे 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए एंड दो हमारे उससे प्रीवियस वाली सेल में, तो कुल मिला के हमारे 6 जो पूरा एटॉमिक नंबर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि जो है इसका मास नंबर 12 है और 6 ही प्रोटॉन है इस पे, अंदर 6 ही इस पे न्यूट्रॉन रहने वाले हैं। ये बेसिक सी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ का एटॉमिक, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो उस पर 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड 6 ही प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको जो कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी उनको इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इट डज नॉट फॉर्म इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद अदर एटम। ये जो है किसी के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी कंसंट्रेशन फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास काफ़ी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी होती है इसके इलेक्ट्रॉन के। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अ लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, अमीनो एसिड, विटामिन एक्सेट्रा आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, जो भी हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है। इन सभी चीज़ों में जो भी हमारी वेरी बेसिक चीज़ है उनमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ऑल द क्लोथ मटेरियल आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ फाइबर विच कंटेन कार्बन कंपाउंड लाइक नायलॉन, स्पेंडेक्स, सिल्क एक्सेट्रा। ये जो आपके क्लोथ फाइबर होते हैं, नायलॉन हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, सिल्क वगैरह और भी, उनमें भी आपका कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल, डीजल कंटेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड विच आर नेसेसरी फॉर अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपका जो डेली लाइफ में आप ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, पेट्रोल डीजल आपको लगता है, तो उनमें भी आपका कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कार्बन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है एंड इसलिए हम कार्बन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज वाई कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ये सिर्फ अपने शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाता है, तो हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। एंड जो आपके बुक का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का वो है 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड, उसी के अंदर ये टॉपिक है, पढ़ते हैं चलिए इसको। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, इट does not form any bond by either losing 4 electron or by gaining 4 electron. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन जो है कि इसकी जो लास्ट वाली शेल है, अभी जो हमने प्रीवियस डायग्राम में आपको दिखाया उसमें आपने गिना होगा लास्ट में 4 थे आपके, 2,4 वहाँ पे लिखा हुआ था। तो लास्ट वाली जो सेल होती है हमारी, जब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हो जाती है तो हम उसको वैलेंसी या वैलेंस सेल कहते हैं। तो इसके लास्ट वाली सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए कार्बन एक टेट्रावेलेंट है। ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ना तो वो ना तो वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना तो वो गेन करता है। लिखा हुआ है लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन यानी C4+ आयन भी नहीं बनाता वो, एंड C4- आयन भी नहीं बनाता। ठीक, उसके बाद है इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें रीजन दिया गया है कि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसमें लिखा है कि
उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उन्हें निकालने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि वो 4 जो इलेक्ट्रॉन है अपने बाहरी सेल से, अपने वैलेंस या आउटरमोस्ट सेल से उनको निकाल फेंके। ठीक है, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन और विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हाई कंसंट्रेशन होती है उसके न्यूक्लियस के पास, तो वो इजीली लूज नहीं कर पाता, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है उसे लूज करने के लिए, तो वो लूज नहीं करता है। तो वो क्या करता है, उसको अलग अल्टरनेटिव निकाल लेता है। अगर आप किसी काम को नहीं कर सकते तो आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता है ना उसको काम करने का। सेम ऐसे ही कार्बन जो है लूज नहीं करता ना ही गेन करता है। क्या करता है, वो अपने आसपास के साथ शेयर कर लेता है। अगर आप कोई कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कार्बन भी वही करता है। कार्बन अपने आसपास या फिर कार्बन कार्बन एलिमेंट या फिर जो भी एलिमेंट उसको सुटेबल लगता है वो उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। शेयर करने के बाद वो अपना जो वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या जो वो इसकी स्टेबिलिटी है वो उसको अटेन कर लेता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डुप्लेट के लिए 2 एंड ऑक्टेट के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि आप एटम की स्टेबिलिटी अटेन कर पाए। तो ये हमने पढ़ लिया है। द एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया गया है कि कोवलेंट बॉन्ड या फिर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन भी बनाती है, ऑक्सीजन भी बनाती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड और भी बहुत सारे जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो कि लूज नहीं कर सकते, वो शेयर कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया, कभी कभी 3 नंबर में 2 नंबर में, तो इसको पढ़िएंगे। कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक, मतलब उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, क्योंकि जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम है। उसके बाद दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। एंड वो जो होते हैं जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है उनका शेयरिंग है, ना कि उनकी कोई गेनिंग और लॉस नहीं है। अगर आपके गेनिंग और लॉस होती है तो चार्ज पार्टिकल आपके एक बॉडी में मूव ऑन करते हैं, तो उसी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट हो पाती है। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें आपके चार्ज पार्टिकल इधर उधर घूमते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड है जनरली देखा जाता है नॉन मेटल जो नॉन मेटल में बनते हैं, इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड जो है हमारे टोटली 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड। तो हम बात कर लेते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड के बारे में, जो कि है हमारा H2 का बॉन्ड, यानी HH सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो हमारा सिंगल बॉन्ड बनने वाला है हम उसको देखते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोजन का एटम है आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के पास हमें पता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो उसके बाहरी जो शेल है या फिर जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, आपको दिख रहा होगा X से। उसके बाद क्या कर रहा है हाइड्रोजन, हमने देखा कि लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो उसने भी एक अलग अल्टरनेटिव निकाल लिया कि वो शेयर करेगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का एंड एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का। तो दोनों आपस में कंप्लीट होके या दोनों आपस में मिलके उसके जो डिप्लेट है उसको पूरा कर रहे हैं। यानी दो, अगर आप गिनेंगे, अगर आप इसके सर्किल को पूरा करेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब आप इसके सर्किल को पूरा करेंगे तो उसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मैं बता दूं, जब भी आपको कहीं दिखे कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं तो वो सिंगल बॉन्ड आपका बनाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये आपका एक सिंगल लाइन समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, जो कि डबल बॉन्ड बनाती है। अभी मैंने बताया था 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब हम डबल के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कैसे बनता है। ऑक्सीजन के पास जो है, ऑक्सीजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है एंड जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा 2,6। ठीक है, तो सॉरी,
ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, बट हाँ 2,6 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखेंगे 2 उसका अंदर वाले सेल में लगे जो कि हमारा की सेल है, और जो उसका बाहर का सेल है उसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसको गिनते हैं। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बुक में ये जो फोटो है दिख जाएगी, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इन केस आपको स्क्रीन पर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास हमने बाहर जो रिप्रेजेंट करे हुए हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड अनदर ऑक्सीजन का एटम लिया है हमने, उसमें भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कोई भी अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी भी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन भी चाहेगी कि भाई मुझे भी कहीं से पूरे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कि मेरा भी बाहर से कहीं कुछ भी जुगाड़ करो लेकिन मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दो। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन भी शेयर कर लेगी। ऑक्सीजन के अब ऑक्सीजन 2 एटम है, तो ये क्या करेंगे, 2 इसके और 2 इसके आपस में शेयर कर लेंगे। आप देखिए अगर आप एक एक करते तो इसके पूरे नहीं होते, ठीक है, लेकिन अब आप जब दोनों इसके आप अपने ये आपस में शेयर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये पूरा अपना ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 6 थे तो कहीं से 2 और मिल जाए तो पूरे 8 यानी 8 हो जाएंगे इसके, तो उसी चक्कर में ये शेयर करता है। तो 2 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए, 2 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए, फिर इस वाले ऑक्सीजन के 2 हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए, फिर अनदर के हमने यहाँ पे 2 ये रहे, फिर 2 ये रहे, फिर उसके बाद 2 ये रहे। अब हम जब इसके सर्किल के चलते हैं, सर्किल पे चलते हैं हम, तो ये हम यहाँ पे सर्किल से स्टार्ट हुए, ये हम यहाँ पे खत्म हो गए। अब आप गिनिएगा 1 2 3 4, 2 ऊपर 2 नीचे एंड 4 ये बीच में जो आपका बना हुआ है, दोनों से कटा हुआ आपका जो एरिया बना हुआ है, इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ये आप ये कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 8। ऐसे ही आपके इस वाले अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। सो इस वजह से इसका जो लास्ट वाला आउटरमोस्ट सेल था वो पूरा हो चुका है, यानी ये अपना ऑक्टेट बना चुका है। तो इसने अब स्टेबिलिटी गेन कर ली है, ठीक है। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा हो गया O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया इसका एंड एक सिंगल बॉन्ड इसका ये बन गया। सो इस चक्कर में हमारे ये डबल बॉन्ड बन गए हैं, जो कि हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, एक हमारा बिंदी ये, एक बिंदी ये, एक बिंदी ये, एक बिंदी पॉइंट बिंदी व्हाटएवर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में है, जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हमने जो प्रीवियस 2 एग्जांपल लिए थे वो भी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिए थे, एंड ये वाला जो है वो भी आपके एनसीईआरटी की बुक से है, कि ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम देखते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का। आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 7। सो 7 के साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जाता है हमारा 2,5। तो जब हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हो गया, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, जी हाँ 5 इलेक्ट्रॉन उसके हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आ गए हैं। आपको पता है जो हम इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम के आसपास जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको एक्स से या फिर 0 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने उसके जो उसका एटम है उसमें हमने x से 5 इलेक्ट्रॉन अपने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब नाइट्रोजन को क्या चाहिए, जब भी वो किसी से बॉन्ड बनाएगा तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो अपना जो ऑक्टेट है यानी वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर पाए। तो नाइट्रोजन क्या कह रहा है कि 5 मेरे पे ऑलरेडी हैं, कि भैया 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पे हैं, प्लीज कहीं से कोई जुगाड़ करो और मेरे लिए 3 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करियो। तो अनदर नाइट्रोजन आता है कि हाँ चलो भाई मेरे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 तुम अपने मेरे साथ शेयर कर दो, 3 मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। तो दोनों कह रहे हैं हाँ काफी अच्छा आइडिया है, इसमें दोनों हम अपनी स्टेबिलिटी गेन कर पाएंगे। सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक तरीके से राजी हो जाते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 अपना ये वाला नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, फिर 3 जो हमारा दूसरा एटम था नाइट्रोजन का वही शेयर कर रहा है। तो आप ये देखेंगे जो बीच में क्रॉस एरिया है 6 इलेक्ट्रॉन आपके ये टोटल हो गए हैं, एंड उसके बाद 2 आपके इनके सिंगल इंडिविजुअल के आप देख रहे हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे 2 ये एंड 6 ये 2 ये 6 ये, तो टोटल आपके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके उसके सेल में या उसके
अपना ऑक्टेट उसने पूरा कर लिया है, तो इस वजह से उसने अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली। अब आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके दो पॉइंट मिलेंगे यानी दो इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे तो उसके बाद वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब आप यहाँ देख रहे हैं तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 आपके 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में एन ट्रिपल बॉन्ड एन। सो इस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट दिया गया है कि कैसे वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब हमने इंडिविजुअली देख लिया है फर्स्ट बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। अब हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया गया है कि कैसे उसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में। हम इसको समझने वाले हैं। जो हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है सभी को पता है, वो है H2O, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। हमें पता है H के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेल में वो है 1। यहाँ पे हमने एक और H ड्रॉ कर लिया, उसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का पता है हमें, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे काउंट भी कर लिया, जी हाँ 6 है, आपने सही बनाया 6। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8, तो ऑक्सीजन के पास 6 है। ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि कहीं से भी मेरा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जुगाड़ करा दो, ठीक। हाइड्रोजन क्या कह रहे हैं कि कहीं से भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप जुगाड़ करा दीजिए। तो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तीनों और एक चीज पे राजी हो जाते हैं कि चलिए शेयर कर लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू अपना दे दे। अनदर हाइड्रोजन से कहता है इधर की साइड जाके, भैया तुम भी एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो। तो हाइड्रोजन बोलता है हाँ ठीक है, आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा मुझे। कहता है हाँ ठीक है, आप, अनदर हाइड्रोजन कहता है कि आप अपना दे दीजिएगा। तो ऐसे करके तीनों आपस में शेयर करते हैं। तो उसका आप देखेंगे ऑक्सीजन का, जब हम भी पूरा सर्कुलर सर्कल देख रहे हैं, मतलब इसका जो सेल है वो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो उसके क्रॉस एरिया में है, एंड 2 ये वाले 7 8 जो उसके क्रॉस एरिया में। तो ऑक्सीजन के 8 हो गए। हाइड्रोजन के जब आप देखेंगे, आप इस वाले पार्ट को देखिए, राइट हैंड साइड वाले को, 2 इधर हो गए, एंड हाइड्रोजन के इधर देखेंगे तो 2 इधर हो गए। सो इस वजह से अब आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यानी 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर इधर भी आप देखेंगे 2 पॉइंट आपके मिल रहे हैं, तो इधर भी आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड, राइट हैंड लेफ्ट साइड, एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। तो इस वजह से ये आपका क्या बन गया, H2O बॉन्ड आपका बन चुका है, जो कि आपका इसमें हमें बताया गया है कि कैसे ये कोवलेंट बॉन्ड शेयर फॉर्म कर रहा है। एंड द कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारी शेयरिंग से, ठीक है। होप कि आपको ये स्ट्रक्चर काफी अच्छे वे में समझ आ गई होगी कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा 4.2, जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक से ही है, जिसकी हेडिंग है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हमने इसको अनदर नाम दिया है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, जो कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन इट। आपको 5 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है। इन द प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो हेडिंग या फिर क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से चेंज होके थोड़ा कीवर्ड इधर उधर करके वो पूछ सकते हैं, बट डोंट वरी, सभी का आंसर सेम रहने वाला है एंड द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम। जो एटम की, कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है अदर एटम के साथ। सेकेंड इज कार्बन कैन फॉर्म ऑर्गेनिक एज वेल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन की एक स्पेशलिटी ये होती है कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें C और H का बॉन्ड यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने मिलता है, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने नहीं मिलता। कार्बन के साथ और अदर एटम बॉन्ड बनाते हैं, बट हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हमें हाइड्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाई कार्बन एटम एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कार्बन जो है कि स्मॉल साइज का एटम है, एलिमेंट है, क्योंकि उसका एटम स्मॉल साइज है। सो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है जो कि नियर बाई कार्बन एटम के हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कैसे बनाता है वो, बाय शेयरिंग
आपस में दोनों कार्बन एटम शेयर करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वे उनके एटम छोटे हैं तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे बॉन्ड बनाते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन बाय लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ध्यान रखिए कैटिनेशन जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड आप एग्जाम को ये ज़रूर, अगर ये एग्जाम में आपको ज़रूर मिलती है व्हाट इज कैटिनेशन, ये कैटिनेशन क्या है, या फिर आपको यही टॉपिक दे देंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। इसमें कैटिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, आप इसको लिख भी लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लंबी से लंबी चेन बनाती है। क्यों बनाती है लंबी से लंबी चेन? क्योंकि जो उसका एटम है वो छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करता है दूसरे कार्बन के एटम को, सो इस वजह से वो जितने लंबे से लंबे बहुत आराम से वो लिंक करके लंबे से लंबी चेन बना सकते हैं। एंड इस लंबी से लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। हम ये दोबारा पढ़ रहे हैं टर्म, व्हाट इज टेट्रावैलेंट। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके जो आउटर मोस्ट शेल था, जो हमने आपको सबसे पहले आपको वीडियो स्लाइड दिखाई थी, उसमें सबसे पहले आपका जो लास्ट वाला शेल था उसमें आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। सो इसी वजह से 4 यानी टेट्रावैलेंट, यानी जो आपका वैलेंसी से बना है ये आपका वर्ड। तो कार्बन जो है एक टेट्रावैलेंट है। Due to this tetravalency, it has the ability to form various multiple covalent bond with other atom. इसी टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो वेरियस मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत ही मल्टीपल अमाउंट में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अदर एटम्स के साथ। ठीक, अदर एटम्स के साथ वो डिफरेंट टाइप, मल्टीपल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। Hence, due to this property, carbon has लार्ज नंबर ऑफ इट्स कंपाउंड। इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के पास जो है डिफरेंट लाखों में काफी अच्छी अमाउंट में उसके जो है कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंसी के कारण क्या है? कार्बन के पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन के पाए जाते हैं। एंड हमने पढ़ लिया कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी लिंकिंग ऑफ चेन। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन एनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन के पास एबिलिटी होती है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की अदर एटम के साथ। ठीक, नाउ हमारा सब टॉपिक है 4.2 के अंदर 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। व्हाट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सो अब हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सअप से बने हो या उनके मिलन से बने हो, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से है, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलते हैं वो है हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हमारे दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि कार्बन कार्बन के बीच, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल एटम हो उनका, तो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? These contain multiple bond between carbon atom. जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं। सैचुरेटेड का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारा एल्कीन। एल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन का यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है CnS2n+2। ये जो आपका फॉर्मूला है ये बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काम कैलकुलेट करने में काम आता है, एंड आपका नेम डिसाइड करने में भी काम आता है। सो अभी हम उसको आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो एल्केन जो है हमारा वो किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि एल्केन में हम देखते हैं एल्केन में हमारे सिंगल बॉन्ड फाउंड होते हैं। ठीक, अनसैचुरेटेड में क्या है? हमारे मल्टीपल बॉन्ड फाउंड होते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। दी एल्काइन्स क्या है? दीज कंटेन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जनरल फॉर्मूला इज CnS2n।
एल्कीन क्या होती हैं, जिनमें डबल बॉन्ड है वो हमारी एल्कीन हो गई हैं, ठीक है। एंड जिनमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारी क्या हो गई, एल्काइंस। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारी एल्काइंस हो गई, जिनमें हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारी एल्कीन हो गई, जिनमें सिंगल बॉन्ड है वो हमारे एल्कीन हो गए, ठीक। होप की समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन सॉरी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि हमारा एल्कीन उसका एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड में हमारे डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड फाउंड किए जाते हैं। एल्कीन ई में हमारा डबल बॉन्ड होता है, जबकि हमारा एल्काइन होता है YNE, उसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो हमारा एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ध्यान रखना ये सब स्क्रिप्ट में है, लेकिन आई कांट राइट दिस एट इन दिस स्लाइड, सो इसलिए मैंने इसको ऐसे साइड बाई ही लिख दिया है। सो होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका मोर ओवर आपके लिए ज़्यादा यूज इसलिए नहीं है क्योंकि आप नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ने वाले, बट ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपके आगे। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने दिखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंगल बॉन्ड होता है, एंड उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अभी देखा, एंड उनका नाम क्या होता है, एल्कीन, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इथेन इसका नाम है। लास्ट के वर्ड पे आप फोकस करिए, एन ही वहां पे था। फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2। तो यहाँ पे C2 हो गया, तो H2n हमारा 2 2 जा 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। तो यानी हमें कार्बन के एटम कितने चाहिए, यहाँ पर 2 हमारे कार्बन के एटम हमने लिख लिए। देन उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितनी दी हुई है, 6 हाइड्रोजन। तो हमको इसको कैसे अरेंज करना है कि हम इसके एक स्ट्रक्चर बना पाए, तो हम इसको अब वही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे इसका स्ट्रक्चर रहने वाली है। तो कार्बन एटम हमने साइड बाय साइड लिख लिए। उसके बाद हमें पता है कार्बन की जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4। तो एटलीस्ट उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा ताकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना पाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने देखा हुआ है कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनके सबके 2 2 पूरे हो जाएंगे। और एक क्या करेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक। तो इस वजह से भी वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ऑल दो आप देखेंगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो ये बन के आ जाएगी। सिंगल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पॉइंट या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 सब जगह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं 4 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आपको दिखे कि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यानी सिंगल बॉन्ड आपका वहां बनने वाला है, ठीक। तो ये आपका इस वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस एक दूसरे का, ठीक। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इथेन, यहाँ पे इथेन दिया हुआ है, जो कि इसका फॉर्मूला है C2H4, जो कि हमारा आपको याद होगा अभी दिखाया था मैंने, CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला था। अब इसको जब प्रिसाइसली प्रोनाउंस करेंगे तो ये इथीन है, तो लास्ट में ENE है, ये एल्कीन हो गया, ठीक। और जो इसके नोमेनक्लेचर है वो आपके सिलेबस में है नहीं, बट ऑल्दो ये आपके नाम ऐसे होते हैं। 1 अगर आपका है तो उसको हम मैथ बोलेंगे, 2 अगर आपके कार्बन है तो उसको हम एथ बोलेंगे, 3 है तो उसको प्रॉप बोलेंगे, 4 है ब्यूट बोलेंगे, 5 है नसोन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके में है नहीं, तो लेकिन आपको फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, सीरियस सी बात है वो, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जब आप कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बार बार आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो डिस्कस कर लिया हमने कि इथेन की हमने कैसे बनानी है स्ट्रक्चर। देखिए, हमें पता है हमारे पास कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, और कार्बन के पास बाहर इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन को कहीं से भी जुगाड़ करके 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हमने देखा कि 2 तो उसको हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, 2 उसके लेफ्ट हैंड साइड लग जाएगा, 2 राइट हैंड साइड, एक एक कार्बन का काम तमाम हो जाएगा। बट
उसको अभी और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कार्बन, अब कार्बन कार्बन आपस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे शेयर? 4। यहाँ पे हमने देखा था एल्केन में यानी इथेन में उसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन थी उनको एडजस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे नहीं है, तो कार्बन कार्बन कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है हमको, हम अपने आप अपना देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। तो कार्बन अपने पास 2 अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है दो उसके शेयर कर लेगा एंड इससे वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मैंने आपको बताया था जब आपके 4 इलेक्ट्रॉन है तो यानी आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। जब आपके शेडेड एरिया में या स्कर्टेड एरिया में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इससे आपका डबल बॉन्ड बन गया एंड ये आपका एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे टंग गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इससे आपकी इथेन की इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बन गई है। उसके बाद अब हम देखते हैं इथाइन के डॉट स्ट्रक्चर जो कि हमारा था एल्काइन। दोबारा बोलिए, एल्काइन जो था हमारा एंड उसका फॉर्मूला था CnH2n-2। Cn हमारा यानी n हमारा 2 है इसमें, तो 2 2 जो 4 -2, 4 - 2 इज द 2, तो ये हमारा C2H2 हमारा बन गया है। अब हमारे पास इसमें कितने हाइड्रोजन एंड कार्बन है? कार्बन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 है। तो भाई दो कार्बन को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 उस पे हैं, तो उसको अनदर 3 चाहिए। क्यों? एक तो हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन का हमने माइनस कर दिया, तो फिर भी उसको 3 चाहिए। तो 3 क्या करेगा? वो आपस में शेयर कर लेगा। वो अगेन कह रहा कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, हम आपस में अपना देख लेंगे, जिसे आना है आइए, जिसे नहीं आना नहीं आइए। तो कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन अपने कवर एरिया में यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि अभी भी आपके 3 पॉइंट या फिर आपके 6 पॉइंट या 6 इलेक्ट्रॉन है ये टोटल। जब भी आपके 2 पॉइंट मिलते हैं तो 1 बॉन्ड बनता है यहाँ पे, एक एक एक, तो इस वजह से आपके यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बन गया एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। सो ये ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन वोड स्ट्रक्चर, ल्यूस स्ट्रक्चर जो भी आपका यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आपकी कैसी डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहने वाली है। ठीक है, होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको काफी समझ आ रहा है, साथ साथ आप इसको लिख भी रहे होंगे इन केस। ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस पूरी स्लाइड की, पूरी वीडियो की जो आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, बट प्लीज मेक श्योर आप डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आप पढ़ना जरूर। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, हम स्लाइड बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी भी थोड़ी सी इनपुट होना चाहिए ताकि एक अच्छा आउटपुट आपका भी आए, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल टू आइडेंटिफाई विच हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, एल्काइन और एल्काइन। ठीक है, ये गोल्डन रूल की हम कैसे आइडेंटिफाई करें? फर्स्ट है हमारा, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 2 मोर देन डबल ऑफ कार्बन एटम इट्स एल्कीन। सिंपल सी बात है, अभी जो आपका फॉर्मूला बताया वही है कि अगर हमारे जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 टाइम्स मोर है तो वो क्या हो गया हमारा एल्कीन। बिल्कुल फॉर्मूला ही है, उस फॉर्मूला को हमने एज अ डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट लाइक डबल ऑफ कार्बन एटम इट्स एल्कीन। इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 2 लेस देन डबल ऑफ कार्बन एटम इट्स एल्काइन। बिल्कुल सेम, जो हमारा अगर हाइड्रोजन 2 ज्यादा है तो वो एल्कीन है हाइड्रोजन, अगर हमारा 2 ज्यादा है किससे? कार्बन के एटम से, तो वो एल्कीन है। अगर बिल्कुल सेम है हमारा कार्बन के डबल से तो वो हमारा एल्कीन है, लेकिन अगर कार्बन के डबल से 2 लेस है तो वो क्या हमारा एल्काइन। ठीक, फॉर्मूला ही है ये, बट फॉर्मूला को एज अ डेफिनेशन है। ठीक, अब हमारा है नेम, फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे बुक में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, मैंने वही आपका यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कि जो आपका फॉर्मूले है या नेम है या स्ट्रक्चर है आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो इस स्लाइड पे देखने वाले हैं कि वो आपके स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। यहाँ पे टोटल आपको 6 जो है आपको कार्बन दिए गए हैं। आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि सैचुरेटेड में क्या होते हैं हमारे, फटाफट, अल्केन होते हैं। क्या होते हैं हमारे? अल्केन। तो उन्हीं से हमारे ये नाम, फॉर्मूले एंड द स्ट्रक्चर बने हैं। तो चलिए इनको बारी बारी देखते हैं।
फर्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है हमारा CH4 एंड द स्ट्रक्चर आपके सामने है। C यहाँ पे हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में यहाँ पे साइड में टंग गए, क्योंकि कार्बन है उसको 4 चाहिए, 4 उस पर ऑलरेडी है, तो हाइड्रोजन से लेके वो CH4 आराम से बना लेगा। ठीक, उसके बाद हमारा सेकेंड जो कंपाउंड है वो है इथेन, जो हमारा C2H6। इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी ही है पीछे, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है कि 3 ये हाइड्रोजन से ले लेगा, एक ये आपस में शेयर कर लेगा। देन हमारा प्रोपेन है, जिसमें हमारे कार्बन का जो नंबर है वो 3 है, द हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास 8 है। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसको अरेंज किया गया है। कार्बन है तो कार्बन को कितना, एक का पर्टिकुलर कार्बन को कितना चाहिए, 4 तो चाहिए ही चाहिए। पहले हम लास्ट वाले पर फोकस करते हैं। 1 2 3 तो हाइड्रोजन से इसको मिल चुके हैं। अब एक की किसने किसके साथ बना लिया, अनदर कार्बन आइटम के साथ। ऐसे ही जो बीच वाला कार्बन आइटम है, इस आप इसके देखेंगे, इसके साइड में आपको 4 डंडे या 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। इसने भी अपने जो साइड बाई एटम है उनके साथ बना लिया, यानी 4 इसने भी कंप्लीट कर लिया, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। एंड द लास्ट वन सेम ही है, कार्बन का हो गया। 3 इसने हाइड्रोजन से ले लिया, एंड द 1 इसने जो इसकी पूरी जो अनदर कार्बन था उसके साथ शेयर कर लिया। ऐसे ही आपके फर्दर हैं, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, C4H10, C5H12, C6H10। ये फॉर्मूले जो है आपके उसी फॉर्मूले से जनरेट हुए हैं, जो कि हमारा जनरलाइज फॉर्मूला था, CnH2n+2। ठीक है, एंड आपके में अभी नेमिंग नहीं है, बट ये आपके जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, इनके नाम मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जब भी कार्बन आपका 1 होगा तो हम उसको बोलेंगे मैथ, METH। ठीक, मैं अंडरलाइन दिस। जब भी हमारा कार्बन 1 होगा तो हम उसको मैथ बोलेंगे। फिर जब भी हमारा कार्बन में 2, कार्बन की जो अमाउंट है, कार्बन में कितने एटम होंगे 2, तो हम उसको एथ बोलेंगे। जब भी हमारे कार्बन में 3 कार्बन एटम होंगे तो हम उसको प्रोप बोलेंगे। जब हमारे पास 4 होंगे तो हम उसको ब्यूट बोलेंगे। हमारे पास 5 होंगे तो हम उसको पेंट बोलेंगे। हमारे पास 6 होंगे तो हम उसको हेक्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एन दिख रहा है, तो ये एन हमने क्यों लगाया है, एन हमने एल्केन के नाम से जोड़ के पीछे से हमने उसको लगा दिया है। अभी जब आप अनसैचुरेटेड को देखेंगे तो आप इनको ईन या फिर एल्काइन जो था यानी वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक जनरलाइज नेम पता चल गया है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे तभी भी आप इनके नाम चेंज होते जाएंगे। तो बस इसमें यही मेन पॉइंट है। कार्बन की, अगर कार्बन की वैल्यू 1 है, यानी हमारे पास कितना कार्बन आइटम है 1, तो मैथ। डबल कार्बन आइटम दिए हुए हैं तो एच, ट्रिपल, प्रॉप। 4 कार्बन आइटम हमें दे रखे हैं ब्यूट, 5 दे रखे हैं पेंट, 6 दे रखे हैं हेक्स। सो इस टाइप से हमारा ये जो नेमिंग है वो करी गई है। एज नेमिंग आपके में नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे जो आपके आते हैं एग्जाम में, उनको नेमिंग के लिए आपको दिया जाता है, बट इस साल नेमिंग नहीं है तो आप इसको इग्नोर करिए। बट ये तो बेसिक थे, आपको पता होना चाहिए कैसे बने हैं, तो मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दिया। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर एंड द नेम स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा है एल्कीन एंड एल्काइन, यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, ये भी आपकी बुक से ही है। ठीक है, सो हमारे पास इथेन, अभी मैंने बोला ना 2 कार्बन आइटम है तो वो 2 से शुरू होगा। हाँ, और एक बेसिक सी और अच्छी सी चीज मैं आपको बता दूं, एल्केन में मैथ होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में सिंगल कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगी, आप इसके स्ट्रक्चर इनफैक्ट बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इस वजह से कार्बन में, सॉरी, एल्केन और एल्कीन्स और एल्काइंस में आपका मैथ नाम का कोई प्रोडक्ट या मैथ नाम का कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रक्चर ऐसी फॉर्म नहीं होती। कोई मैथ नाम का आपका हाइड्रोकार्बन आपको नहीं देखने मिलेगा किसमें, एल्कीन और एल्काइंस में, यानी अनसैचुरेटेड में सिंगल कार्बन का आपको ऐसे कंपाउंड नहीं देखने मिलता। ठीक, हाँ, तो अब हम बात करते हैं इथीन के बारे में। इथीन में हमने C2H4, इसका हमने फॉर्मूला देख लिया है पीछे, हमने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाई है, सेम वैसे ही है। फिर हमारा प्रोपेन का है C3H6, फॉर्मूला इसका वही जनरलाइज्ड है जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था, जहाँ इसका सब डिवीजन था। उसके बाद हमारा ब्यूटेन है C4H8, फिर उसके बाद एल्काइन में हमारा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। मैंने बताया था नेम आपके पीछे से देखिए आप अलग हो रहे हैं, बट C2 है तो एथ हो गया, C3 है प्रोप हो गया, C4 है ब्यूट हो गया, ईन है तो इथीन हो गया,
ईन लगा हुआ है प्रोपीन हो गया, अनदर ईन लगा हुआ है तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, एल्काइन में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, क्योंकि YNE है। ठीक है, और C2H2 का हमने लुईस स्ट्रक्चर देख लिया, अनदर का लुईस स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है। अब आप हर चीज के लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे फटाफट। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है तो आप इसकी क्या करेंगे, जो आपको याद है कि अगर हमारा डबल बॉन्ड है, अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो 2 बिंदु लगेंगे, यानी 2 बिंदु शेयर करेंगे। तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप एकदम से उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम बिंदु लगा के उसको एनसर्कल करके उसका शेल बना के एकदम बना देंगे। ठीक है, सो आपको ये अरेंजमेंट अच्छे से आनी चाहिए, और ये अरेंजमेंट तभी आएगी जब आप थोड़ा बहुत इसको 1-2 स्ट्रक्चर अपने आप से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने आपको ये 2 पॉइंट बता दिए हैं, अब आप क्या करोगे, अब आप इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इनके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना अपने आप पेन पेंसिल से। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.2.2 चेन ब्रांचेस एंड लिंक। कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कार्बन की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली क्या रहती हैं, कार्बन जो है स्ट्रेट और अनब्रांच चेन बनाते हैं, जो कि ये सिंगल बॉन्ड से बनी है। कार्बन सिंगल या स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है, जो कि अनब्रांच होती हैं। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड भी कार्बन बनाते हैं, ब्रांच्ड भी कार्बन बनाते हैं। पहले ब्रांच देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे C5H12 है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है। ये आपका ऐसा जोड़ लेगा तो भी आपका कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये आपका ऐसे फॉर्म हो जाएगा तो भी आपका कार्बन कंपाउंड बनेगा। सीधी लंबी चेन है तो भी बन रहा है। 4 कार्बन लगातार ऐसे हो गए, उसके बाद एक सी इधर हो गया तो भी बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे एक सी इधर हो गया, एक सी इधर हो गया, ठीक है। इसमें जो आपके जो स्ट्रक्चर है नेम होते हैं, आप देख रहे होंगे कि कार्बन तो हमारे पास 5 ही है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 ही है। हम इनको कैसे अरेंज करें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाम फॉर्म हो, डिफरेंट डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो, यानी वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम नहीं होनी चाहिए। सो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसको हम आइसोमरिज्म कहते हैं। पढ़ लेते हैं। These 3 our compound have same molecular formula but different structure, all called structural isomers, and phenomena is called structural isomerism। समझ रहे हैं आप लोग? हमें पता है कार्बन हमारे पास सब में 5 है, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें सीधे 5 है, इसमें 4 ये थे, एक सी ये रहा, और इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे। सो हम देख रहे हैं कार्बन 5 है, हाइड्रोजन अगर आप कितने बैठेंगे वो 12 निकलेंगे, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12, इसमें भी जब आप फर्दर अरेंजमेंट करेंगे इस वाले में तो भी 12 आएंगे, इसमें भी 12 आएंगे। सो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रही है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या जो मेन फॉर्मूला है हमारा C5H12 वो सेम है, जो कि हमारा C5H12। सो इस जो फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। थर्ड है हमारा साइक्लिक कंपाउंड में बनाते हैं कार्बन, जो कि हमारा बेंजीन हो गया। ये आपको देख रहे हैं C6H6, इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड पे डबल बॉन्ड अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। बिल्कुल प्योर साइक्लिक भी बनाता है, ये आपका दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है कार्बन की ये स्ट्रक्चर रहती है अपना बॉन्ड बनाने की। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो सब टॉपिक है, हेडिंग है हमारी 4.2.3 विल यू बी माई फ्रेंड, और उसमें जो हमें बेसिकली बताया गया है वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atom is replaced by another atom in accordance with their valency. These are called heteroatom। समझ रहे हैं? दोबारा पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन जो होती हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिली हुई चेन, उनमें वन या फिर मोर हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर एटम के साथ, उसकी वैलेंसी के ही अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोएटम। हमारे पास कार्बन का कंपाउंड था, मान लीजिए आप सपोज करिए एक लंबी सी चेन थी, उसमें सी ऊपर नीचे H थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक H को हटा दे रहे हैं और उसकी जगह सेम वैलेंसी का ही कुछ और एटम हम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हेटेरो एटम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा दीज हेटेरो एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट,
ये जो हेटेरोएटम, ये जो अलग से हमने एटम ऐड करा है ना हाइड्रोजन को हटा के, तो ये जो हमारा एटम है इसी वजह से कार्बन की जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, वो थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करने लगता है। सो ये जो हम अलग से एटम लाते हैं, हेटेरोएटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, तो हम इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारा पहले कार्बन का जो फंक्शन था, कार्बन चेन का जो फंक्शन था, वो डिफरेंट चेंज होता है, वो अलग से ही फंक्शन करने लगता है, उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। सो इस वजह से हम जो अनदर फंक्शन ग्रुप आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो हमारे पास ये इमेज दी हुई है जो कि आपकी बुक की इमेज है, इसमें आपके कुछ फंक्शन ग्रुप के नाम दिए गए हैं, उनकी जो है फंक्शन ग्रुप के फॉर्मूले दिए गए हैं कि क्या चीज़ ऐड होती है, एंड आपको बताया भी गया है। ऑल्दो नोमेनक्लेचर नहीं है, काफ़ी इजी हो गया, बट फिर भी थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं। अगर हमारे पास Cl या Br है तो हम उसको क्लोरोब्रोमो बोलते हैं, और ये हमारे हेलोजन्स होते हैं, इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं जब ये ऐड होते हैं, इनका नाम है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, और ये ऐड होते हैं, पीछे से H हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे ऑक्सीजन जिनमें होती है वो हमारे फंक्शनल ग्रुप, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, तो इसमें हमारा H हट जाएगा, लेकिन H के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, H हटते ही OH। ध्यान रखिएगा इनके जो वैलेंसी फैक्टर होते हैं वो मेंटेन होते हैं अंदर ही अंदर, सो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा H हटा तो OH जुड़ गया, तो इसका नाम भी अलग हो जाता है, इथेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक, फिर उसके बाद एल्डिहाइड है हमारा, CHO ग्रुप जो होता है हमारा, वो हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कीटोन हमारा CO, C डबल बॉन्ड O, वो ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड में हमारा प्रोपेनल, इथेनल, ऐसे हमारा नेम चेंज हो जाते हैं। फिर कार्बोनिक एसिड है COOH। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फॉर्मुलेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप के थोड़े से नेम। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 4.2.4, जो कि है होमोलोगस सीरीज। इसके बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ये भी आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाता है काफी, लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी पूछ लिया गया था, एंड आपको भी पूछ लिया जाएगा। It is a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain। ये हाइड्रोजन रिपीट हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख गया होगा। सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में जब आपका फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन हम जब उसको रिमूव करते जाते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं हाइड्रोजन एटम को कार्बन चेन में, तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि अल्कोहल में CH2OH था, हम और आगे बढ़े एक स्टेप फर्दर, एक और हमारे पास C2H5OH आ गया, फिर अनदर और आगे बढ़े C3H7OH, C4H9OH। तो इसमें क्या हुआ, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है, लिखा हुआ इन विद द सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो और हाइड्रोजन अपने साथ ऐड करता जाता है, कार्बन ऐड करता जाता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आप सीरीज देख रहे होंगे, सीरीज बढ़ रही है, पहले एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। सो ये जो सीरीज है हमारी, इसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस कार्बन और हाइड्रोजन हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक सीरीज फॉर्म हो रही है, तो इसलिए इसका नाम है होमोलोगस सीरीज। The successive member differ by 1 CH2 unit and 14 unit of mass। आप देख रहे होंगे यहाँ पे CH2 था, CH2 प्लस CH2 क्या हो जाएगा, C2H5 एंड प्लस एक हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट, तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो मास में डिफरेंस आएगा, हर, अगर आप मास कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हर जो दो ये जो स्ट्रक्चर है, दो कंपाउंड है, इनके बीच में जो मास का डिफरेंस आएगा वो 14 यूनिट का। जी हाँ, हर सीरीज में आप इनका जब मास कैलकुलेट करेंगे तो 14 का ही आएगा, CH2OH में भी, C2H5OH में, फिर नेक्स्ट C3 वाले में, C4 वाले में, सब में 14 का आएगा। ठीक, उसके बाद है द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, थर्ड ऑल मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जी, हमने बताया था जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनसे हमारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारी सिमिलर ही रहेंगी, उन पे कोई ऐसा नहीं पड़ने वाला। बस हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत वो हो रहा है, एडिशन हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क नहीं पड़ने वाला।
नेक्स्ट है हमारा द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमंग द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी काफ़ी वेरी करेगी होमोलॉगस सीरीज में। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों वेरी करेगी? क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें डिफरेंस आ रहा है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे डिफर करने वाली है। हमने यहाँ पे पढ़ा था 14 यूनिट का डिफरेंस है हर दो कंपाउंड के बीच। ठीक, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हमारे कंपाउंड्स का वो इंक्रीज करता जाएगा जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, यानी कि इसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, फिर अगले वाले का ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। सो इसी वे में ये चलता जाएगा। सो होप कि होमोलॉगस सीरीज भी आपको समझ आ गई होगी, ये पॉइंट अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर से नोट डाउन कर रहे होंगे आई सपोज। ठीक, अब हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ऑल्दो ये जो टॉपिक है आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ये चैप्टर के बीच में है, उस येलो बॉक्स में आप देखेंगे 4.1 के बाद जब आपका चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा है ना बॉन्डिंग इन कार्बन, उसके बाद एक येलो बॉक्स है उसमें हेडिंग डली हुई है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, उसी के नीचे ये पूरा डिफाइन किया गया है व्हाट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो हम भी यहाँ पर देखने वाले हैं कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। The term allotrope refers to one or more physical form of chemical element that occur in the same physical state। ठीक, जो एलोटॉप टर्म है हमारी वो यूज होती है मोर एक या एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स के लिए, जब किसी एलिमेंट के फिजिकल फॉर्म हम देखने को मिलते हैं किसी फिजिकल स्टेट में, सो उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मैनी एलोट्रॉप ड्यू टू इट्स वैलेंसी। कार्बन जो है काफ़ी एलोट्रॉप्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है अपनी वैलेंसी के कारण। वेल नोन फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड इन द ग्रेफाइट। जो हमारे वेल नोन कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं वो है डायमंड इन द ग्रेफाइट। डायमंड के बारे में पढ़ते हैं, हमारा व्हाट इज डायमंड, सभी को पता है वैसे डायमंड क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। डायमंड इज अ वेल नोन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जी। द हार्डनेस एंड हाई dispersion of light of diamond make it useful for both industrial application and the jewelry। जी हाँ, जो हार्डनेस और हाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपने डायमंड में वहाँ पे पढ़ा होगा अपने लाइट वाले चैप्टर में, डायमंड को बहुत ही यूजफुल बनाता है इंडस्ट्रियल के पर्पज से भी और ज्वेलरी में भी। आपको पता है आपके घरों में मम्मी पे भी ज्वेलरी वगैरह होंगी तो उसमें डायमंड का यूज होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल मटेरियल। डायमंड जो है बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल नेचुरल मिनरल मटेरियल है। दिस मेक इट्स एन एक्सीलेंट एब्रेसिव एंड मेक इट होल पॉलिश एंड लस्टर एक्सट्रीमली वेल। सो इसी वजह से डायमंड जो है बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं मटेरियल या मिनरल है जिसपे बहुत ही पॉलिश और बहुत ही लस्टर, बहुत ही शाइनी चीज है। नो नेचुरली नोन ओपनिंग सब्सटेंस कैन कट और इवन स्क्रैच और डायमंड एक्सेप्ट अनदर डायमंड। इसमें लिखा है कि जो डायमंड है उसको एक डायमंड ही काट सकता है, कुछ और चीज उसको इवन स्क्रैच भी नहीं कर सकती। ठीक है, डायमंड इज हार्डेस्ट है इसलिए उसको हम एज अ कटर भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कट करता है और ये हार्ड है। इसमें भी ये लिखा है कि डायमंड को कोई दूसरा ही डायमंड काट सकता है, कोई और चीज उसको काट नहीं सकती। ठीक, उसके बाद है हमारा ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द delocalization of the pi bonds above and below the plane of the carbon atom। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ऑल्दो ये कार्बन की एलोट्रॉप है, कार्बन से मिलकर बनी है, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा इसमें, बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव सो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना ग्रेफाइट की वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि इसमें 3 एटम्स तो आपके कहीं से कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं, बट एक जो सिंगल एटम है आपका वो डिस्कनेक्टेड रह जाता है, मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाता, तो वो फ्री टू मूव होता है। फ्री टू मूव होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज आर फ्री टू मूव तो वो क्या बोलते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो भी आप आएगी तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि इसी टाइप की हम साइंस की सारी वीडियो लाने वाले हैं। सो ये बीच में मैंने आपको बात बता दी बट इट्स ओके, अभी और वीडियो आएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आपको सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है, आपके माइंड में सब चीज़ एकदम से अच्छे से बैठे जा रही है और आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारी सीरीज़ हमारे साथ साथ आप भी अपनी इन सीरीज़ को एंजॉय करिए और अपने टर्म टू के लिए पढ़िए प्लीज़। अब लेजी मत होइए कि नहीं पढ़ा मैं टर्म टू के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, हो गए तो फिर आप क्या करेंगे,
नहीं हुए तो क्या करेंगे, सब चीज़ आपके लिए ही बेनिफिशियल है, तो आप टर्म 2 के लिए अच्छे से पढ़िए। हाँ, तो हम ग्रेफाइट पे थे। हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली कंडक्टेड, जी हाँ, मतलब यही बताया गया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, अभी हम इसके स्ट्रक्चर आगे देखने वाले हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बकमिंस्टर फुलरीन। दे आर नेम फॉर रिजेम्बलेंस ऑफ देयर एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर टू द जियोडेसिक स्ट्रक्चर डिवाइस्ड बाय द साइंटिस्ट एंड द आर्किटेक्ट रिचार्ड बकमिंस्टर बुकी फुलर। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो ये साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर, इनके नाम पे बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया है। ये जो है आपका थोड़ा न्यूली डेवलप कंपाउंड है। ठीक है, फुलरीन्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज कंपोज एंटायरली ऑफ कार्बन। फुलरीन जो है, ये जो नाम बताया मैंने आपको बकमिस्टर फुलरीन, ये जो है कार्बन से बना हुआ है एंटायरली, जो कि फॉर्म लेता है एक हॉलो स्फीयर की, जो कि एलिप्सॉइड और एक ट्यूब की तरह आपको दिखता है। ये आपको दिख रही होगी इसके स्ट्रक्चर, इज अ काइंड ऑफ लाइक अ फुटबॉल, जैसे आपने देखी ना फुटबॉल, ये आपको पेंटागन दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद आपको हेक्सागन दिख रहा होगा, हर एक पेंटागन से ऐसे हेक्सागन कनेक्टेड है, ऐसे इस टाइप से किसी स्पेयर बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल आपने फुटबॉल देखे, बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम फुटबॉल जैसी इसकी स्ट्रक्चर। ये हमारे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर है, सभी को पता है ग्रेफाइट हमारे किचन में पेंसिल में, एंड आप उसी पेंसिल से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे पेन से लिख रहे होंगे तो डोंट माइंड, पेन में ग्रेफाइट नहीं है, पेंसिल में ग्रेफाइट है, क्योंकि उसमें जो आपने बीच में ब्लैक ब्लैक लीड देखी ना, लेड लेड मेटल लेड एलिमेंट, वही आपकी ग्रेफाइट। ठीक है, लेड पेंसिल भी होती है। फिर है हमारा ग्रेफाइट में मैं अभी बताई थी कि 3 आपका कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, एक इसमें आपका एटम फ्री टू मूव होता है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता, जिसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी इन सब में कार्बन अपने ठीक 4 एलिमेंट शेयर करके अपना बॉन्ड बना रहे होते हैं, इस वजह से वो अलग है, और कार ग्रेफाइट में इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, बट ये लोग नहीं करते। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको दिख रही है, डायमंड ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो उसी टाइप से इसकी स्ट्रक्चर है, एंड ये अपने साथ ऐसे 4 एटम के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक, सो होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको चैप्टर अच्छे से सारा फुली कवर्ड हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म टू एग्जामिनेशन, एंड प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, कहीं मत जाइए, घर पे ही अपना पढ़िएगा, आराम से एंजॉय कीजिए, पढ़िए भी थोड़ा, साथ साथ सब चीज़ अच्छे से करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। और भी सीरीज आ रही हैं हमारी ऐसे ही, एंड टर्म 1 में आप सभी को पता होगा हमारे पुराने सब्सक्राइबर कितने अच्छे से हमने परफॉर्म करा, एंड आपको बच्चों ने कितने अच्छे से परफॉर्म करा। सो उसी प्रकार हम टर्म 2 में भी आपके साथ रहने वाले हैं। टर्म 2 में भी आप हमें मौका दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, एंड आप भी अपने लिए अच्छे से पढ़िएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम इन द एंड, एंड बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।